plus 66.9 crore views. 19 में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। तो अब से थोड़ी ही देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और आज किसकी किस्मत चमकेगी और किसको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं हुरैरा। बिल्कुल, इस वक्त 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से मोहिउद्दीन और प्रशांत पांडे हमारे नुमाइंदे हैं मुंबई से। लगातार इन लोगों ने महाराष्ट्र के चुनाव कवर किए हैं। इनके अलावा आनंद दुबे साहब शिवसेना लीडर हैं। आनंद दुबे साहब न्यूज 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। और इनके अलावा अरशद आजमी साहब कांग्रेस लीडर हैं, आप भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले आनंद दुबे आपके पास आना चाहूंगा। अल्लाह अल्लाह करके रात तो कटी है आनंद साहब, लेकिन अब थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। आज फैसले का दिन है, कैसा महसूस कर रहे हैं आनंद साहब? नमस्ते। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। और कोई ऐसी रात कटी नहीं है, बहुत ही बढ़िया नींद आई है। और जनता ने आशीर्वाद दिया है 5 वर्षों के काम को। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो मिलीजुली सरकार पिछले 5 साल चली है उसके हिसाब से हमने वोट मांगे थे। हमने कैंपेनिंग भी पूरी उसी हिसाब से चलाई थी। पूरे महाराष्ट्र में एक जबरदस्त प्रतिसाद मिला है। और मैं बधाई देता हूं उन सभी एग्जिट पोल को जिन्होंने करीबन 90% एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को बढ़त दिखा रही हैं। और थोड़ी देर में तो आनंद दुबे साहब क्या मान के चला जाए कि आपके चेहरे की जो मुस्कान है ये एग्जिट पोल वाली मुस्कान है? नहीं, एग्जिट पोल वाली भी है और हकीकत वाली भी है। थोड़ी ही देर में, अभी तो बिल्कुल मैं देख रहा हूं आपके स्क्रीन पर रुझान आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, ईश्वर और अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि बहुत ही जल्द जो रुझान आएंगे वो एग्जिट पोल में बदल जाएंगे। ठीक है अरशद, ठीक है, आप तो मुतमईन हैं और काफी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। और ये खुशी इसी तरीके से बनी रहेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरीके से सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे रुझानात भी आएंगे और वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और हमारे साथ अरशद आजमी साहब जो कि कांग्रेस लीडर हैं। अरशद साहब, हमने एनसीपी दफ्तर का नजारा कुछ देर पहले देखा और कमोबेश ऐसे ही कांग्रेस दफ्तर के नजारे हैं, ऐसा हमारे नुमाइंदे कह रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कांग्रेस अब पहले ही बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है? मायूसी का इजहार करते हुए कांग्रेस आ रही है एनसीपी के दफ्तर से, तो हमने देख लिया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जब मायूसी का मुजाहरा करने की कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस को, इसलिए कि कांग्रेस और एनसीपी के जो गठबंधन था उसने भी बड़े अच्छी तरह से चुनाव लड़ा है महाराष्ट्र में। और रहा जीत और हार का सवाल, तो ये आवाम का फैसला जो भी आएगा मंजूर जरूर होगा। बिल्कुल। पर पिछले 5 सालों का काम अगर भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे अगर आप, तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिस पर आवाम वोट देगी उन्हें? अगर पूरे 5 साल में फडणवीस की सरकार ने कोई एक उपलब्धि पाई है तो वो ये कि फडणवीस अपने विरोधियों को ठिकाने, अपनी पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में कामयाब रहे और 5 सालों मुख्यमंत्री रहे। बाकी किसानों का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे जितने भी मुद्दे महाराष्ट्र के अंदर रहे, जितनी परेशानियां महाराष्ट्र में रही हैं, ये सरकार किसी का भी हल नहीं दे पाई। किसी भी मसले को ये पूरी तरह से हल करने में 1% कामयाब। अरशद आजमी साहब, ये तमाम मुद्दे अपनी जगह ठीक हैं, जो मुद्दे अपोजिशन उठाती रही, जो मुद्दे कांग्रेस और एनसीपी उठाती रही महाराष्ट्र में, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो एक तरह से बीजेपी और शिवसेना के हक में जाते हुए दिख रहे हैं। एग्जिट पोल पर कितना भरोसा है आपको? नहीं, एग्जिट पोल देखिए, अपने अपने तरीके से लोग एग्जिट पोल जरूर निकालते हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो आवाम का होता है। एग्जिट पोल, आपने ये शोर शराबे का इलेक्शन है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लड़ा है, आप देखिए चुनाव से पहले ही जिस तरह ईडी का और दूसरे चीजों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार ने किया है। अगर वो अपने कामकाज से मुतमईन थे तो उन्हें आसानी के साथ चुनाव मैदान में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डराने की राजनीति की शरद पवार जैसे अनुभवी और पुराने महाराष्ट्र के लीडर पर। इस वक्त मुझे प्रशांत पांडे के पास जाना पड़ेगा। अरशद साहब, इस पर हम बात जारी रखेंगे, जिससे डराने की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, इस पर हम आनंद दुबे से भी जवाब लेंगे। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे नुमाइंदे मुंबई से। प्रशांत, आप मुंबई के किस लोकेशन पे मौजूद हैं और क्या कुछ हलचल है? क्योंकि अब से कुछ देर बाद रुझान और उसके बाद रिजल्ट आना शुरू होंगे। कैसा हलचल आप मुंबई में देख पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए काम डाउन तो शुरू हो चुका है काउंटिंग का, और 8 बजे के बाद जो है रुझान शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस वक्त मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर वर्चस्व है, जहाँ पर न्यू बाल ठाकरे ने शिवसेना की रखी थी। मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ये वो दफ्तर है महाराष्ट्र का जो शिवसेना का है, और ये विशाल दफ्तर है। फिलहाल अभी यहाँ पर शांति बनी हुई है क्योंकि सुबह का वक्त है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि एक बार जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जब मतगणना शुरू होगी, तो उसके बाद यहाँ पर हलचल जरूर बढ़ेगी। और सबकी नज़र वर्ली विधानसभा पर खास तौर पर लगी हुई है क्योंकि वहाँ से बाल ठाकरे के परिवार से आदित्य ठाकरे जो अपना चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, उनकी जीत जो है तय मानी जा रही है। लेकिन कितने विशाल वोटों से जीतते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में शिवसेना को 63 सीटें मिली थी। अगर वो संख्या इस बार बढ़ती है, क्योंकि 124 सीटों पर शिवसेना ने अपने कैंडिडेट को उतारा है मैदान में, अगर उनकी संख्या बढ़ती है, उनकी मजबूती और होती है, तो आने वाले दिनों में शिवसेना का जो वर्चस्व है मुंबई और महाराष्ट्र में वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है 8 बजे का, जब एक बार काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर हलचल और भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि काउंटिंग होना यानी मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए सभी जवानों को जो है आज मुंबई पुलिस ने तैनात कर दिया है सुरक्षा के तौर पर अलग काउंटिंग बूथों पर, और खास तौर पर सीआईएसएफ और एसआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत काउंटिंग की प्रक्रिया में ना आए। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, जिस तरह मैंने कहा कि 8 बजे के समय का। अगर आप बात की जाए शिवसेना की तो हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं शिवसेना की, क्योंकि हमारे साथ आनंद दुबे लगातार जुड़े हुए। आनंद दुबे, अगर वर्ली असेंबली सीट की बात करें और साथ ही साथ 124 सीटों की बात करें तो कितने सीटें इस बार हासिल कर सकते हैं? अगर 2014 की हम बात करें तो 63 सीटें शिवसेना के खाते में गई थी, लेकिन इस बार मजीद हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। कितनी सीटें जीत सकते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? उसका कारण है, पिछली बार हम चुनाव में अकेले गए थे, भारतीय जनता पार्टी सेपरेट लड़ी थी, शिवसेना सेपरेट लड़ी थी, तब हमने 63 सीटें पाई थी। इस बार का माहौल अलग है, हम मिलजुल कर लड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मतलब थोड़े महीने पहले ही लोकसभा का रिजल्ट आया है, 303 सीटें एनडीए बीजेपी ने अकेले जीती हैं और एनडीए मिला के 350 से ज्यादा का बड़ा मार्जिन है। तो बहुत कुछ बदला है, विकास की धारा में गति आई है। तो इस बार शिवसेना से उम्मीद है कि आप यहाँ पर एक चीज आपने ये वाजे कर दी कि शिवसेना अगर अकेले लड़ती है तो कहीं ना कहीं कमजोर होती है और बीजेपी के साथ आती है तो मजबूत हो जाती है। इस चीज को आप बिल्कुल मान रहे हैं? देखिए दो भाई जब अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग लड़ते हैं तो जरूर कमजोर लेकिन आनंद भाई, आनंद साहब, दो भाई की आप बात कर रहे हैं। शिवसेना को छोटे भाई कहा जाता है, महाराष्ट्र की सियासत में छोटा भाई किसे कहते हैं ये सभी को मालूम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब जाते हैं, उद्धव ठाकरे स्टेज पर मौजूद रहते हैं और छोटा भाई से उन्हें खिताब करते हैं, मुखातिब करते हैं अपनी तरफ। यानी छोटा भाई का मतलब महाराष्ट्र में क्या है वो सभी को पता है। प्रेम से कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की उम्र ज्यादा है, उद्धव जी उनसे उम्र में छोटे हैं, तो उन्हें छोटे भाई नहीं तो क्या मोटे भाई कहेंगे? कमाल है, मोटा भाई तो एक ही है ना, अमित शाह जी। छोटे भाई का मतलब सियासी जानकार कुछ और ही निकालते हैं आनंद दुबे साहब। नहीं, ये पत्रकार साथी निकालते होंगे, लेकिन इसका कोई आप वो मत मानिए, भाई भाई है। नरेंद्र मोदी जी और उद्धव जी के बीच में जो प्रेम और जो समन्वय है वो पूरा देश जानता है कि हम इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं, हम सरकार इकट्ठे चलाए हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और रही बात मेरे कांग्रेस के साथी के ऊपर, एक मिनट आता हूं, इन्होंने कहा कि 5 साल डराया। अरे डरना तो होगा सर, अगर आपने भ्रष्टाचार किया तो आपको डरना होगा, बाहर जाएंगे, यही समझ में नहीं आया। आपने 15 साल महाराष्ट्र की जनता को लूट कर अपने घर की तिजोरी बढ़े हैं, तो आपको तो डरना होगा। इसलिए छोड़ दें कि आप बहुत अनुभवी हैं, इसलिए छोड़ दें कि आप बुजुर्ग हैं, और आखिर में जाकर कि आप बहुत बड़े नेता हैं, कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर इंतखाबात के वक्त ही, चुनाव के वक्त ही क्यों ये सरगर्मियां ईडी की बढ़ जाती हैं? 5 साल से आप इंतखाब लेते, कभी भी उन्हें बुला लेते, कभी भी नोटिस दे देते। वो देखिए आप एक फिर सवाल उठता है ना कि सरकार के इशारों पर हो रहा है कि एजेंसियां अपना काम करती, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, सब अपना काम करते हैं। अब वो इत्तेफाक है कि चुनाव के समय ही उनका काम हो रहा है, उसमें हम हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो गलत है वो बचना नहीं चाहिए।
पूरे महाराष्ट्र में 45 लाख किसान ऐसे आज भी बाकी हैं। कर्ज माफी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार आई थी, अभी भी 45 लाख किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए। 14,000 किसानों ने खुदकुशी कर ली। नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है। मुंबई जैसे शहर में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा था, स्मार्ट सिटी के अंदर एक बारिश में पूरा शहर जो है वो समंदर में तब्दील हो जाता है। जाहिर सी बात है कि मुद्दे बहुत है, इश्यूज बहुत है अरशद आजमी साहब, लेकिन मुद्दे लोगों ने वोट भी दिया, संजीदगी से लोग जितनी ताकत से इश्यूज को अपोजिशन को उठाना चाहिए था, अपोजिशन इन इश्यूज को भुना नहीं पाई, अपोजिशन इन इश्यूज को उठा नहीं पाई जितनी ताकत से उठाना चाहिए था। मैं मोहिउद्दीन आपके पास आना चाहूंगा। मोहिउद्दीन, क्योंकि मुंबई वालों के बारे में कहा जाता है कि बहुत देर में सोकर उठते हैं और रात में देर तक जगते हैं, क्या लगता है मोहिउद्दीन कि मुंबई वाले जब सोकर उठेंगे तो मुंबई की सियासी तस्वीर बहुत हद तक बदल चुकी होगी? जी देखिए, ये गलत इल्ज़ाम है मुंबई वालों पर कि वो सो के जो है लेट उठते हैं। आप मुंबई आइए और मुंबई में जो है वो सुबह ट्रेन का नज़ारा देखिए तो आपको जो है वो सुबह सुबह जो है वो जो लोकल ट्रेन की हलचल दिखाई देगी, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि मुंबई वाले सुबह जो है वो जल्दी उठते हैं और ये इल्ज़ाम गलत है। पहली बात ये कि मैं आपको बता दूं कि आनंद दुबे साहब ने जो छोटा भाई बड़े भाई की बात की, तो इनको शायद ये भूल गए हैं कि मतलब ये शिवसेना के लिए बहुत ही अहम लड़ाई है। शिवसेना में जो है वो शिवसेना के ठाकरे परिवार में जो है वो कोई ऐसा सदस्य अभी तक नहीं गुजरा है जिसने जो है इलेक्शन लड़ा हो। आदित्य ठाकरे पहले ऐसे सदस्य हैं इस खानदान के, ऐसे पहले रुकन हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या वजह है कि शिवसेना को जो है वो इंतखाबी सरगर्मी में हिस्सा लेना पड़ा? ये इंतखाब जो है वो शिवसेना के लिए जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अब अगर जो है वो अपनी पोजीशन वाजे नहीं कर पाए तो शायद जो है वो जो हाल एनसीपी का, जो हाल कांग्रेस का जो है महाराष्ट्र में वो है, आगे चल के बीजेपी वो हाल शिवसेना का क्यों नहीं कर दे। क्योंकि आपने देखा कि मतलब 2014 से लेके अभी तक जो है वो सामना अगर आप पढ़ते हैं, सामना का एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो मुसलसल सामने ने जो है वो मोदी सरकार, उनकी पॉलिसी और बीजेपी पे तनकीद करती आई है। एक तरफ जो है तनकीद की है, दूसरी तरफ हाथ मिलाया है, तो इससे वाजे होता है कि शिवसेना जो है वो अपना स्टैंड जो है वो वाजे करने में नाकाम हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि शिवसेना के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि उसे जो है अपने आप को बचाना है, आदित्य ठाकरे को जो है वो सीएम बनाना है। तो इस इंतखाब में अगर शिवसेना को बहुत ही अच्छी खासी सीट मिलती है, जो उसकी उम्मीद है उसके मुताबिक सीटें मिलती हैं, तो वो पूरी कोशिश करेगी कि आदित्य ठाकरे को जो है वो सीएम की पोस्ट दिलाई जाए और आदित्य ठाकरे को जो है वो सीएम बनाया जाए। यानी अवाम जो है, अवाम पोलिंग तो कर दी, वोटिंग कर दी, लेकिन अब शिवसेना और बीजेपी में फिर से लड़ाई बिल्कुल शुरू हो सकती है। ये मैं आनंद दुबे जो बात मोहिउद्दीन बता रहे हैं, क्योंकि मोहिउद्दीन ने इस पूरे चुनाव को कवर किया है और बड़ी इनकी एक नजर रही है महाराष्ट्र के चुनाव पर। क्या वाकई में ये एक मसला होगा शिवसेना और बीजेपी के बीच में, जो मोहिउद्दीन बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे का एक ख्वाब हुआ करता था कि उनके खानदान से और शिवसेना का सीएम हो जो महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठे, और क्या इस तरह के हालात में लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा शिवसेना के लिए कि शिवसेना की तरफ से कोई लीडर जो महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठे? नहीं, और अब हुरैरा आनंद दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ उन्हीं से सवाल है ये। और लेकिन इसके साथ ये भी मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि हमने बार बार ये सुना है कि अब 2.5 साल का सीएम होना चाहिए। ऐसे में ये लड़ाई जो है, जब आप जीत कर आएंगे, जिस तरीके से आप उम्मीद लगा रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि हमारी जीत होगी, तो क्या नहीं लगता कि लड़ाई मजीद बढ़ जाएगी? जैसा आप इंतखाब से पहले पिछले 5 सालों में लड़ते हुए नजर आए बीजेपी और शिवसेना के दरमियान, मुखपत्र सामना में ही हम देखते थे कि उद्धव ठाकरे कुछ और दावे करते हैं। क्या लगता है ये लड़ाई मजीद गहराएगी नहीं? आनंद साहब जी, बड़े अदब के साथ पहले 2 विषय है। पहले तो चुनाव लड़ने पर आता हूं, फिर उसका भी जवाब देता हूं। देखिए, आदित्य ठाकरे जी एक युवा हैं। आदित्य ठाकरे जी पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे जी युवाओं से जब मिल रहे हैं तो आदित्य ठाकरे जी को ऐसा लगता है कि चुनाव का माहौल है, चुनाव में जाना चाहिए। पिछले 50 वर्षों से उनके परिवार में किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। हो सकता है चुनाव नहीं लड़ते थे, बाला साहब ठाकरे जी चुनाव नहीं लड़े, उद्धव जी नहीं लड़े, लेकिन एक ऐसा युवा मुंबई का जो युवाओं के विकास के लिए, युवाओं की तरक्की के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें महाराष्ट्र की आवाम की तरफ से और हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने एक प्रथा तोड़ी है, एक नई पहल की है जो स्वागत योग्य है।
तो चुनाव लड़ रहे हैं और भारी मतों से जीत के आएंगे। आपके माध्यम से पूरी देश और महाराष्ट्र की जनता देखेगी। दूसरा विषय कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी और उद्धव साहब ठाकरे जी ने क्लियर कहा है पिछले भी अपने वक्तव्य में कि एक न एक दिन शिवसेना का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र पर रहेंगे। तो शिवसेना क्या ये समझ रही है कि ये वक्त आ गया है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र में? ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। जब हम किसी गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं, बहुत सारे वादे भी होते हैं। तो अभी ये चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ शिवसेना, ये हमारे नेतागण तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, कौन बनेंगे, कितने कार्यकाल होगा, कितना समय होगा। इस पर अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास अरशद आजमी साहब, एक कमेंट आपसे भी हम चाहते हैं। शिवसेना और बीजेपी के दरमियान जो एक लड़ाई अभी सीएम वाली बाकी है, उस पर आपका कमेंट हम चाहते हैं। सत्ता का लालच है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये लोग 5 साल तक एक दूसरे को गाली देते रहे, लेकिन सिर्फ सत्ता में आने की खातिर उद्धव ठाकरे बार बार ये कह रहे थे कि 50-50 के फार्मूले पर सीट शेयर होगा, और फिर उन्होंने 124 और 126 सीट लेकर चुपचाप चुनाव लड़ लिया। वो एक दूसरे के कंधे पे सवार है सर, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। आप लोग आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने लगे, अभी जनता का फैसला बाकी है, अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है 2004 में भी ऐसा माहौल था जब वाजपेयी जी की सरकार थी और शाइनिंग इंडिया पूरी तरह से पूरे देश में घूम रहा था, लेकिन नतीजा निकला तो कांग्रेस की सरकार आई। मुझे लगता है अवाम अपने 5 साल की तकलीफों के खिलाफ इस बार इस सरकार को गिराने के लिए जरूर वोट करेगी। और मुंबई शहर के अंदर पिछले कई सालों से शिवसेना कारपोरेशन पर काबिज है। आइए देखिए हालात क्या हो गए हैं, क्या हालत। साहब मैंने बोला, आप जरा 2 मिनट सुन लीजिए। पिछले कई सालों से शिवसेना जो है मुंबई कारपोरेशन में है। आइए देखिए इतने बड़े शहर की हालत क्या बनाकर रख दी है, न नालों का पता, न सीवरेज का पता। थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर पानी से भर जाता है। ये जो शिवसेना, जो आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे की पार्टी एक मुंबई कारपोरेशन को नहीं चला पाई, वो महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री मुंबई कॉर्पोरेशन चला नहीं पाई। अरशद आजमी साहब का ये कहना है, महाराष्ट्र को कैसे चलाएगी शिवसेना? आनंद दुबे साहब, आपका जवाब। पिछले 25 वर्षों से लगातार अगर एक ही पार्टी को मुंबई की जनता चुनकर भेज रही है तो आप उस जनता का अपमान मत करिए। इसमें जनता बहुत सारी अब आप देखिए, या चुनाव की प्रक्रिया क्यों होती है? हर 5 साल में चुनाव क्यों होता है? इसीलिए होता है ना कि एक बार आपने काम नहीं किया आपको बदल देंगे, 2 बार आपने काम किया नहीं बदल देंगे, 3 बार नहीं किया बदल देंगे, 4 बार नहीं बदल देंगे, 5 बार नहीं किया बदल देंगे। ये सच नहीं है कि मुंबई शहर के ब्रिजेस पुराने ये भी तो सोचिए, बारिश में भी तो सोचिए कि मुंबई कहां बसा हुआ है, मुंबई की भौगोलिक स्थिति क्या है। अगर जहां पर 100 मिलीमीटर पानी बरसना हो वहां 300 मिलीमीटर पानी बरस जाए तो शहर का क्या होगा? देखिए जो मसले तो कम नहीं हुए, सियासत हुई इस पर। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे एनसीपी और उसके इत्तेहाद की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी और शिवसेना की रही हो, मसले लोगों के हल नहीं हुए हैं। इस पर सियासी नोकझोंक आप लोग टीवी स्क्रीन पर जरूर कर लीजिए, लेकिन मसले हल नहीं हुए हैं, यही हकीकत है। आज भी जब मुंबई में बारिश होती है तो सैलाब जैसा नजारा होता है। दावे लाख किए जाए लेकिन मसले हल नहीं हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर, क्योंकि लगातार नजर हमारी बनी हुई है। अब से कुछ देर में ही थोड़ा सा और इंतजार, रुझानात आना शुरू होंगे और उसके बाद सटीक नतीजे हम अपने नाजरीन तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।